हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सलाहकार। छात्र छात्राओं का प्रिय शगल हर एक अध्यापक अध्यापिका को कोई नाम देना होता है, और चाहे अध्यापक हो या प्राध्यापक, सब जानबूझकर इस तथ्य से अनजान बने रहते हैं। शायद इसीलिए कि अपने ज़माने में उन्होंने भी अपने गुरुजनों को अनेक हास्यास्पद नामों से अलंकृत किया होगा। रितिका इसका अपवाद थी। वो अंग्रेजी साहित्य की प्रवक्ता ही नहीं, हॉस्टल की वार्डन भी थी। लेकिन ना तो लड़कियों ने खुद उन्हें कोई नाम दिया और ना ही किसी को उनके खिलाफ बोलने देती थी। मिलनसार, आधुनिक और संवेदनशील रितिका का लड़कियों से कहना था, देखो भाई, हॉस्टल के कायदे कानून मैंने नहीं बनाए, लेकिन मुझे इस हॉस्टल में रहकर पीएचडी करने की सुविधा इसीलिए मिली है कि मैं किसी को उन नियमों का उल्लंघन नहीं करने दूं। मैं नहीं समझती कि आप में से कोई भी लड़की हॉस्टल के कायदे कानून तोड़कर मुझे इस सुविधा से वंचित करेगी। इस आत्मीयता भरी चेतावनी के बाद भला कौन लड़की मैडम को परेशान करती। वैसे लड़कियों की किसी भी उचित मांग का रितिका विरोध नहीं करती थी। खाना बेस्वाद होने पर वो स्वयं कह देती थी, काश मुझ में हॉस्टल की मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों को दावत पर बुलाकर ये खाना खिलाने की हिम्मत होती। लड़कियां शिकायत करने के बजाय हंसने लगती। रितिका मैडम का व्यवहार सभी लड़कियों के साथ सहृदय था। किसी के बीमार होने पर वो रात भर जागकर उसकी देखभाल भी करती थी। पढ़ाई में कोई दिक्कत होने पर अपना विषय ना होते हुए भी वो यथासंभव सहायता कर देती थी। लेकिन अगर कोई लड़की व्यक्तिगत समस्या लेकर उनके पास जाती तो बजाय समस्या सुनने या कोई हल सुझाने के वो बड़ी बेरुखी से मना कर देती थी। लड़कियों को उनकी बेरुखी उनके स्वभाव के अनुरूप तो नहीं लगती थी, फिर भी किसी ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मनोविज्ञान की छात्रा श्रेया ने कुछ दिनों में ही ये अटकल लगा ली कि ऊपर से सामान्य लगने वाली रितिका मैम भीतर से बुरी तरह घायल थी और जिंदगी को सजा समझकर जी रही थी। मगर उनसे पूछने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि अगर उसका प्रश्न सुनकर रितिका मैडम जरा भी उदास हो गई तो सब लड़कियां उनका हॉस्टल में रहना मुश्किल कर देंगी। एमए की छात्रा होने के कारण श्रेया अन्य लड़कियों से उम्र में भी बड़ी और रितिका मैडम से कुछ ही छोटी थी। सो प्राय हम उम्र होने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक ही कमरे में रहने लगी। एक दिन एक पत्रिका द्वारा आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग ले रही छात्रा रश्मि उनके कमरे में आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हिंदी में निबंध लिखूं या अंग्रेजी में। लिखना तो उसी भाषा में चाहिए जिसमें तुम सुंदरता से अपने भाव व्यक्त कर सको, श्रेया बोली। दोनों में ही कर सकती हूँ। इसकी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है, रितिका मैडम के स्वर में सराहना थी, जिसे सुनकर रश्मि का उत्साहित होना स्वाभाविक था। इस प्रतियोगिता में मैं प्रथम पुरस्कार जीतना चाहती हूँ, तो आप सलाह दें मैडम, कौन सी भाषा में लिखना अधिक प्रभावशाली रहेगा। रश्मि ने रितिका से मनोहार की, तुम्हारी शिक्षिका होने के नाते बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि तुम अच्छी अंग्रेजी लिखती हो, और सलाह तो मैं किसी को देती नहीं। रितिका मैडम ने इतनी रुखाई से कहा कि रश्मि सहम कर चली गई। जब आपको पता है कि उसकी अंग्रेजी औसत से बेहतर है तो उसे उसी भाषा में लिखने को कहना था, क्योंकि अंग्रेजी में जीत की संभावना अधिक है, श्रेया बोली। इतनी समझ रश्मि को भी है, फिर भी बेचारी आश्वस्त होने आपके पास आई थी और आपने दुत्कार दिया। श्रेया के स्वर में भर्त्सना थी। मैडम, आपसे सलाह मांगना तो सांड को लाल कपड़ा दिखाना है। रितिका ने अपनी हंसी रोकने का असफल प्रयास किया, जिससे प्रभावित होकर श्रेया पूछे बगैर नहीं रह सकी, आखिर आप सलाह देने से इतना चिढ़ती क्यों हैं? चिढ़ती नहीं श्रेया, डरती हूँ, रितिका मैडम आह भरकर बोली। मेरी सलाह से एक साथ कई जीवन बर्बाद हो चुके हैं। किसी आतंकवादी गिरोह की आप सदस्य रह चुकी हैं। श्रेया ने उनकी ओर कृत्रिम अविश्वास से देखा। रितिका ने गहरी सांस ली। असामाजिक तत्व ही नहीं, शुभ चिंतक भी जिंदगियां तबाह कर सकते हैं श्रेया। वो कैसे? बड़ी लंबी कहानी है मैडम, आज पढ़ाई यहीं बंद करते हैं, कल रविवार को कहीं घूमने न जाकर पढ़ाई कर लेंगे।
कहकर श्रेया उठी और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। बत्ती बुझाकर बोली, अब आप शुरू हो जाओ। कहानी सुनाने से आपका दिल हल्का हो जाएगा और मेरी जिज्ञासा शांत। मेरा दिल तो कभी हल्का नहीं होगा, मगर चलो तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर देती हूँ। शुचिता मेरी स्कूल की सहपाठी थी। जब वो 7वीं में पढ़ती थी तो उसके डॉक्टर माता पिता उसे दादी के पास छोड़कर मस्कट चले गए थे। जब भी वो उन्हें याद करती, दादी प्रार्थना करने को कहती, उसे दिलासा देने को राह चलते ज्योतिषों से कहलवा देती कि उसके माता पिता जल्दी आएंगे। मस्कट कोई खास दूर तो था नहीं। सो दादी से शुचि की उदासी के बारे में सुनकर अक्सर उसके माता पिता में से कोई ना कोई बेटी से मिलने आता रहता था। इस तरह शुचि भाग्य और भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करने लगी। विदेश से लौटने पर उसके आधुनिक माता पिता ने शुचि को बहुत समझाया, मगर उसकी अंधविश्वास के प्रति आस्था नहीं डिगी। रजत शुचि का पड़ोसी और मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। सो एक दूसरे के घर आते जाते मालूम नहीं कब हमें प्यार हो गया। लेकिन ये हम दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि सही समय पर हमारे माता पिता सहर्ष हमारी शादी कर देंगे, मगर अभी से इश्क में पड़ना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन मिले बगैर भी नहीं रहा जाता था। सो मैं पढ़ने के बहाने शुचि के घर जाने लगी। शुचि के माता पिता नर्सिंग होम में व्यस्त रहते थे, इसीलिए रजत बेखटके वहाँ आ जाता था। जिंदगी मज़े में गुजर रही थी। मैं शुचि से कहा करती थी कि प्यार जिंदगी की अनमोल शय है और उसे भी प्यार करना चाहिए। तब उसका जवाब होता था, करूँगी, मगर शादी के बाद। उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो छिप छिप कर प्यार करने में आता है। ना आए, मगर जब मैं अपने मम्मी पापा को ये वचन दे चुकी हूँ कि मैं शादी उनकी पसंद के डॉक्टर लड़के से करूँगी जो उनका नर्सिंग होम संभाल सके, तो फिर मैं किसी और से प्यार कैसे कर सकती हूँ। असल में शुचि के माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन शुचि की रुचि संगीत साधना में थी। सो दामाद डॉक्टर पर समझौता हुआ था। हम सब बीए फाइनल में थे कि रजत का चचेरा भाई जतिन एमबीए करने वहाँ आया और रजत के घर पर ही रहने लगा। एक रोज़ शुचिता पर नज़र पड़ते ही जतिन उस पर मोहित हो गया और रजत के पीछे पड़ गया कि वो उसकी दोस्ती शुचिता से करवाए। रजत की असलियत बताने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मालूम नहीं जतिन को कैसे पता चल गया कि रजत मुझसे मिलने शुचिता के घर आता है। उसने रजत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि या तो वो उसकी दोस्ती शुचिता के साथ करवाए, नहीं तो वो हमारे माता पिता को सब बता देगा। इससे बचने की मुझे एक तरकीब समझ में आई कि शुचिता के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उसका चक्कर जतिन के साथ चला दिया जाए। रजत के रंगकर्मी दोस्त सुधाकर को मैंने अपने और शुचिता के बारे में सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया। एक रोज़ जब मैं और शुचिता कॉलेज से घर लौट रहे थे तो साधु के वेश में सुधाकर हमसे टकरा गया और मेरी ओर देखकर बोला कि मैं चोरी से अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद उसने मेरे और रजत के बारे में वो सब कहना शुरू कर दिया जो हम दोनों के अलावा शुचिता को ही मालूम था। सो शुचिता का प्रभावित होना स्वाभाविक था। शुचिता ने साधु बाबा से अपने घर चलने को कहा। वहां जाकर सुधाकर ने भविष्यवाणी कर दी कि शीघ्र ही शुचिता के जीवन में भी उसके सपनों का राजकुमार प्रवेश करेगा। सुधाकर ने शुचिता को आश्वस्त कर दिया कि वो कितना भी चाहे प्रेम पाश से बच नहीं सकेगी, क्योंकि ये तो उसके माथे पर लिखा है। उसने ये भी बताया कि वो कहाँ और कैसे अपने प्रेमी से मिलेगी। शुचिता के ये पूछने पर कि उसकी शादी उस व्यक्ति से होगी या नहीं, सुधाकर सिटपिटा गया, क्योंकि इस बारे में तो हमने उसे कुछ बताया ही नहीं था। सो टालने के लिए बोला कि फिलहाल उसकी क्षमता केवल शुचिता के जीवन में प्यार की बहार देखने तक ही सीमित है। वैसे जब प्यार होगा तो विवाह भी होगा ही। सच्चे प्यार के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। उसके बाद जैसे सुधाकर ने बताया था उसी तरह जतिन धीरे धीरे उसके जीवन में आ गया। शुचिता का ख्याल था कि जब साधु बाबा की कही सभी बातें सही निकली हैं तो माँ बाप के मानने वाली बात भी ठीक ही निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जतिन ने यहाँ तक कहा कि उसे उनका एक भी पैसा नहीं चाहिए। वो लोग चाहें तो किसी गरीब बच्चे को गोद लेकर उसे डॉक्टर बनाकर अपना नर्सिंग होम उसे दे दें।
शुचिता ने भी जतिन की बात का अनुमोदन किया। शुचिता के माता पिता को मेरी और अपनी बेटी की गहरी दोस्ती के बारे में मालूम था। सो एक रोज वो दोनों हमारे घर आए। देखो रितिका, शुचि हमारी इकलौती बेटी है। हमने रात दिन मेहनत करके जो इतना बढ़िया नर्सिंग होम बनाया है या दौलत कमाई है, इसीलिए कि हमारी बेटी हमेशा राजकुमारियों की तरह रहे। जतिन अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी एक बंधी बंधाई तनख्वाह रहेगी। वो एक डॉक्टर जितना पैसा कभी नहीं कमा पाएगा। और फिर हमारे इतने लगन से बनाए नर्सिंग होम का क्या होगा? अपनी बेटी के रहते हम किसी दूसरे को कैसे गोद लेकर उसे सब सौंप दें? हमने शुचि के लिए एक डॉक्टर लड़का देखा हुआ है जो हर तरह से उसके उपयुक्त है और उसके साथ वो बहुत खुश रहेगी। तुम भी उसे जानती हो। कौन है अंकल? तुम्हारा भाई कुणाल। उसके अमेरिका से एमएस करके लौटते ही दोनों की शादी कर देंगे। मैं तो ठगी सी रह गई। शुचिता मेरी भाभी बनकर हमेशा मेरे पास रहे, इससे अच्छा और क्या होगा? जतिन तो ऑस्ट्रेलिया जाने को कटिबद्ध था। आपने ये बात छिपाई क्यों? मैंने पूछा। क्या पता भैया ने वहीं कोई और पसंद कर ली हो। उसे वहाँ इतनी फुर्सत ही कहाँ है। और फिर मैंने कुणाल और तुम्हारे मम्मी पापा को साफ बता दिया था कि मैं कुणाल को अमेरिका जाने में जो इतनी मदद कर रहा हूँ उसकी वजह क्या है। उन सब ने तभी रिश्ता मंजूर कर लिया था। तुम्हें बताकर क्या ढिंढोरा पीटना था? अब मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे ना बताने से क्या अनर्थ हुआ है? तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। शुचिता के जिस अंधविश्वास का सहारा लेकर मैंने उसका और जतिन का चक्कर चलवाया था, एक बार फिर उसी अंधविश्वास का सहारा लेकर उस चक्कर को खत्म भी कर सकती थी। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं था। रजत कभी भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं होता और अकेली मैं कहाँ साधु बाबा को खोजती फिरती। मैंने शुचिता की मम्मी को सलाह दी कि वो शुचि के अंधविश्वास का फायदा क्यों नहीं उठाती। उन्हें सलाह पसंद आई। कुछ रोज के बाद उन्होंने शुचिता से कहा कि वो उसकी और जतिन की शादी करने को तैयार हैं, मगर पहले दोनों की जन्म पत्री मिलवानी होगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ग्रह शांति की पूजा करा देंगे। अंधविश्वासी शुचिता तुरंत मान गई। उसने जबरदस्ती जतिन से उसकी जन्म पत्री मंगवाई। माता पिता ने एक जाने माने पंडित को शुचिता के सामने ही दोनों कुंडलियां दिखाईं। पंडित देखते ही त्राहिमाम करने लगे। इस कन्या से विवाह करने के कुछ ही समय बाद वर की मृत्यु हो जाएगी। कन्या के ग्रह वर पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें हल्के यानी शांत करने का कोई उपाय जरूर होगा पंडित जी, वो बताइए ना। शुचिता की मम्मी ने कहा। ऐसे दुर्लभ उपाय जबानी तो याद होते नहीं, कई पोथियां देखनी होंगी। तो देखिए ना पंडित जी, और खर्च की कोई फिक्र मत कीजिए। अपनी बिटिया की खुशी के लिए आप जो पूजा या दान कहेंगे हम करेंगे। मगर पूजा से अमंगल टल जाएगा ना पंडित जी? शुचिता ने पूछा। शास्त्रों में तो यही लिखा है, नियति में लिखा बदलने का दावा मैं नहीं करता। पंडित जी टालने के स्वर में बोले। ऐसा है बेटी, जैसे डॉक्टर अपने इलाज की 100% गारंटी नहीं लेते, वैसे ही ये पंडित लोग अपनी पूजा की गारंटी लेने से हिचकते हैं। शुचिता के पापा हंसे। उसके बाद शुचिता ने कुछ और नहीं पूछा। अगली सुबह उसके कमरे से उसकी लाश मिली। शुचिता ने अपनी कलाई की नस काट ली थी। उसने अपने अंतिम पत्र में लिखा था कि पंडित जी की बात से साफ जाहिर है कि उसकी जिंदगी में जतिन का साथ नहीं लिखा है। वो जतिन से बेहद प्यार करती है, उसके बगैर जीने की कल्पना नहीं कर सकती और ना ही उसका अहित चाहती है। सो आत्महत्या के सिवा उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। शुचिता की आत्महत्या के लिए उसके माता पिता स्वयं को अपराधी मानते हैं, मगर असली दोषी तो मैं हूँ, जिसकी सलाह पर पहले एक नकली ज्योतिषी ने शुचिता का जतिन से प्रेम करवाया और मेरी सलाह से ही उस प्रेम संबंध को तोड़ने के लिए फिर एक झूठे ज्योतिषी का सहारा लिया गया। शुचिता के माता पिता और उससे अथाह प्यार करने वाला जतिन तो जिंदा लाश बन ही चुके हैं, मगर मेरे कुणाल भैया जो बचपन से शुचिता से मूक प्यार करते थे और जिसके कारण वो बजाय इंजीनियर बनने के डॉक्टर बने थे, बुरी तरह टूट गए हैं
और भारत लौटने से कतरा रहे हैं। इसीलिए मेरे माता पिता भी बहुत मायूस हैं। यही नहीं, मेरे इस तरह शुभ रहने से रजत भी बेहद दुखी है। तुम ही बताओ श्रेया, इतना अनर्थ देख करके, इतने लोगों को संत्रास देकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ या सलाहकार बनने की जरूरत कर सकती हूँ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।